हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी आईएमडी का आपका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया था कल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन या क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, और आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिजर्व लिस्ट जो आपका अभी तक मतलब अभी तक आपको पता नहीं चला है तो वो कब क्लियर होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है। फिर आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो किस स्टेट से कितना कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं टोटल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें हम लोग तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था वो 995 था। ठीक है, इसमें 94 ओबीसी कैंडिडेट और 57 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि यूआर का कट ऑफ क्लियर किए हैं तो उनको यूआर में कंसीडर किया गया, और 3 एससी और एक एसटी कैंडिडेट एक थे। और इसमें आपका 40 ओएच का 40 टोटल ओएच का सीट था। इसमें 40 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो ये 40 कैंडिडेट यही लोग में से हैं। ठीक है, इसी में से 40 सीट लिया गया है, जिसमें 17 यूआर के कैंडिडेट हैं, 19 ओबीसी के और 4 एससी के कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है लगभग, तो जैसा कि बताया जा रहा है कि आपका जो 14 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें आपका 20 से 22 नंबर तक मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और किसी शिफ्ट में भी इससे ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मेरे अनुसार आपका 20 से 22 मार्क्स मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, और जो एवरेज मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो 10 से 12 मार्क्स तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 7 मार्च से आपका मार्क्स दिखना शुरू हो जाएगा एसएससी के वेबसाइट पे, तो आप वहाँ से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। और आपका रिवाइज्ड आंसर की भी 7 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा देखने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं अगर आपने आंसर की नहीं देखा या आपका कोई रॉन्ग या एरर था तो। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर ये मार्क्स को एडअप करेंगे तो आपको पता चल जाए कि नॉर्मलाइजेशन में कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ये लास्ट कैंडिडेट का डिटेल है जो लास्ट में सेलेक्ट हुए हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितना टोटल नॉर्मलाइजेशन में इनका इंक्रीज हुआ है, इससे कुछ आइडिया आपको लगेगा। आगे अगर हम लोग देखें कि आपका जितना टोटल पोस्ट था कैटेगरी वाइज, उसमें प्योरली यूआर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट कितना क्वालिफाई किए हैं, तो आपका जो यूआर का वैकेंसी था वो 344 था, और यूआर का सिर्फ यूआर का कैंडिडेट 172 क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ओबीसी का देखें तो टोटल 262 कैंडिडेट था, जिसमें आपका सिर्फ ओबीसी का प्योरली 337 कैंडिडेट आपका सिलेक्शन हुआ है। इसमें आपका ओएच का इसमें से माइनस किया हो। ठीक है, प्योरली जो ओबीसी कैंडिडेट है या प्योरली जो यूआर के कैंडिडेट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ओएच का जो वैकेंसी इसमें लिया गया है वो मैंने माइनस किया है। फिर आपका ईडब्ल्यूएस का 177 टोटल पोस्ट था, और आपका ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं जो टोटल है 234। सिमिलरली एससी का आपका 144 पोस्ट था, और जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं 143 कैंडिडेट ओएच को हटा के। ठीक है, और एसटी में आपका 68 पोस्ट था, और जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं वो 69 है। इसमें एक कैंडिडेट यूआर से क्वालिफाई किए हैं, और ओएच में कोई सीट या तो नहीं होगा या आपका कोई कैंडिडेट नहीं मिला होगा। ठीक है, आपका कुछ क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग कि डीवी कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए, डीवी आपका जैसे एसएससी कंडक्ट अगर कराता तो आपको 15 से 20 दिन में डेफिनेटली हो जाता, बट जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट आईएमडी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, तो इसमें आपको मे बी 25 से 30 दिन लगे या उससे पहले भी हो जाए, तो अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा। ठीक है, आईएमडी का ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहिएगा। ठीक है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है डीवी से रिगार्डिंग तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उससे पहले आप सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेरी था कि आंसर की कब तक आएगा, तो इसके बारे में मैं बता दिया कि 7 मार्च से 21 मार्च तक आपका आंसर की और मार्क्स दोनों रिलीज हो जाएगा, तो आप चेक कर पाएंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया है ऑलरेडी उनको तो मार्क्स से अब ज़्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी रैंक शो कर चुका है। ठीक है, तो जिनका वेटिंग लिस्ट में होगा या रिजर्व लिस्ट में होगा तो उनको थोड़ा आइडिया लगेगा कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। रिजर्व लिस्ट के बारे में आपको जब इनका डीवी हो जाएगा उनके बाद इनका जो फाइनल डीवी के बाद डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पे
उनका आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाएगा, आईएमडी या स्टेट प्रेफरेंस लिया जाएगा और उनके बाद इनको ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, जितना लोग डीवी स्किप करेंगे या एब्सेंट रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद जो सीट खाली रहेगा वो रिज़र्व लिस्ट को दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ा एक गलत चीज़ हो रहा है कि आपका जो रिज़र्व लिस्ट है वो जारी नहीं किया जा रहा है। पिछले बार 2017 वाले आईएमडी में आपका रिज़र्व लिस्ट जारी किया गया था, बट इस बार रिज़र्व लिस्ट जारी नहीं किया गया है। तो जनरली होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट को थोड़ा होप रहेगा कि मेरा वेटिंग लिस्ट में हो सकता है, और उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि हमेशा वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा और उनको आइडिया नहीं लग पाएगा कि वो वेटिंग लिस्ट में है भी या नहीं है। अगर हम लोग देखें कि स्टेट वाइज कितना टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो आपका 995 सेलेक्ट हुए हैं, और इसमें स्टेट वाइज मेंशन किया गया है कि आपका सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो दिल्ली से 236 कैंडिडेट है, फिर राजस्थान से 122, उत्तर प्रदेश से 176, वेस्ट बंगाल से आपका 111 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, बिहार से 70 कैंडिडेट, गुजरात से 9 कैंडिडेट, तेलंगाना से आपका 22 कैंडिडेट, और फिर आपका महाराष्ट्र से 50 कैंडिडेट, केरला से 9, चंडीगढ़ से 3, एमपी से आपका 29, झारखंड से 23 और उड़ीसा से 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कर्नाटका से टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 17 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। पंजाब से 25। तो आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरा, सिक्किम और आपका पौंडीचेरी और नागालैंड, मिजोरम से कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए। सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार से कोई कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अगर हम लोग देखें कि पिछले बार जो डीवी कंडक्ट हुआ था आईएमडी की तरफ से, तो उसमें क्या क्या रीज़न रहा था जिससे बहुत सारे हाई कैंडिडेट मार्क्स लाने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। तो एक कैंडिडेट देखिए, जो एक कैंडिडेट है जिनका मार्क्स था 172.5 और यूआर कैटेगरी के थे, तो उनका डिसक्वालीफाई का रीज़न था कि उनका 10+2 में फिजिक्स नहीं था, इसलिए उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि आपको जो 10+2 में था वो फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट था या नहीं था। बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेरी था कि उनके ग्रेजुएशन में सिर्फ एक ही या दो ही सेमेस्टर में आपका या एक ही ईयर में आपका सिर्फ फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट है, तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। तो देखिए आपका अगर एक भी ईयर में अगर आपका फिजिक्स है तो आपको मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका डॉक्यूमेंट मतलब जो डिग्री होगा वो वैलिड होगा। ठीक है, सेकंड आपका डिसक्वालीफाई का रीज़न था कि डिप्लोमा के पहले 10+2 नहीं किए थे। तो ये डिप्लोमा के कैंडिडेट थे जो डिप्लोमा के पहले 10+2 नहीं किए होंगे। थर्ड आपका मोस्ट कॉमन ये रीज़न है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका सेकेंड डिवीज़न बैचलर डिग्री में था। ठीक है, तो बैचलर डिग्री में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था वो आपका सेकेंड डिवीज़न था, मतलब जो सीजीपीए आपको चाहिए उससे कम ही था। जैसे आपको जो सीजीपीए चाहिए वो 6.75 चाहिए, एक कैंडिडेट का आपका 6.62 है, तो थोड़ा सा कम है, फिर भी वो डिसक्वालीफाई कर दिए गए हैं। इसमें आप एक चीज़ को नोटिस करेंगे कि कहीं भी आपका जो कैंडिडेट है वो बीटेक के हैं और वो डिसक्वालीफाई नहीं किए गए हैं अनटिल एंड अनलेस कि वो अदर ब्रांच से बिलोंग करते हैं, जैसे वो मैकेनिकल के बिलोंग करते हैं या ऑटोमोबाइल से हैं, तब उस केस में वो डिसक्वालीफाई किए गए हैं। बट अगर उनका इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकॉम है और वो बीटेक के कैंडिडेट है तो उसको अलाउ किया गया था, और इस बार भी हाई चांसेस है कि आपको अलाउ किया ही जाएगा। ये कैंडिडेट आप देख सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट एज पर रूल, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग था, इसलिए इनको डिसक्वालीफाई किया गया। ठीक है, ओएच वाले कैंडिडेट और मतलब डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट ये ध्यान रखेंगे कि उनका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो सही होना चाहिए। अगर उनका जितना परसेंटेज जो डिसेबिलिटी है वो अगर उससे मतलब उससे कम होता है तो फिर उनको डिसक्वालीफाई किया जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन का एक और रीज़न था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट फुलफिल एज ऑन क्रूशियल डेट। तो अगर आपका जो क्रूशियल डेट है, जैसे आपका क्रूशियल डेट क्या था 18 अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर 2022 आपका क्रूशियल डेट था। ये आपका ओबीसी के लिए भी क्रूशियल डेट है और ये आपका डॉक्यूमेंट के लिए भी क्रूशियल डेट है कि आपका इससे पहले आपका इस दिन तक 18 तारीख तक आपका 18 अक्टूबर 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है
वो रेडी रहना चाहिए बन के, ठीक है। ये सिर्फ क्रूशियल डेट ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए ही वैलिड होता है। बाकी आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर सही होना चाहिए। और एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई बार नहीं है, आप कितना दिन का भी चल सकता है। ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए वो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप नया बना लीजिए, ठीक है। अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी रहता है तो बहुत सारे केसेस में वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी क्वेरी था कि उनका 18 अक्टूबर 2022 के बाद का ओबीसी बना हुआ है, तो वो आपका डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है। और मोस्टली केसेस में आपका वो एक्सेप्ट ही हो जाएगा, तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि रिसेंटली एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि आपका डिपार्टमेंट जो भी वेरीफाई अगर कर रहा है डॉक्यूमेंट तो वो क्रूशियल डेट के बाद का भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। लास्टली हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपका पिछले बार का आईएमडी का जो डीबी हुआ था उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन्ड है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक कोई प्रूफ लेना पड़ेगा। जनरली आपका 10th का जो मार्कशीट होता है, ठीक है, वो वैलिड होता है, तो वो आप रखेंगे, ठीक है। फिर आपको मार्कशीट रखना है और सर्टिफिकेट रखना है। तो आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रखना है, ठीक है। फिर आपका 12th का 10+2 का आपका मार्कशीट और आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों रखना है। फिर आपका डिग्री या डिप्लोमा जो भी है आपका, ठीक है, डिग्री एंड डिप्लोमा उसका ऑल सेमेस्टर का रखना है, ठीक है। और फिर आपको जो कंसोलिडेटेड मिला था वो रखना है, ठीक है। अगर आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो प्रोविज़नल जो आपको मिला होगा उससे काम हो जाएगा, तो प्रोविज़नल हो जाएगा। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ठीक है। फिर आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपको है वो आप ले जा सकते हैं। आपको सबका 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी आपको ले जाना होगा, ठीक है। और आप मिनिमम 5 फोटोग्राफ्स रखिएगा या 5 से 8 के बीच में आप फोटोग्राफ्स रखिएगा। वैसे तो ज़रूरत आपका 2 से 3 का ही होगा, लेकिन आप एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स रखिएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको कोई और इशू है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपका कोई क्वेरी रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो में सारा चीज़ को कवर किए हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है, ठीक है। आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, रीज़न फॉर रिजेक्शन इन डीवी, और आपका रिजर्व लिस्ट क्लियर कब तक होगा। और फिर देखें कि स्टेट वाइज कितना वैकेंसी था आपका। जिनका अभी नहीं हुआ है 995 वाले लिस्ट में, ठीक है, तो वो थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका अगर थोड़ा अच्छा मार्क्स था, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, ठीक है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकता है। अगर आप 1 से 2 मार्क्स से अगर रह गए होंगे तो डेफिनेटली आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आने का मतलब वेटिंग लिस्ट में तो होंगे ही आप, ठीक है। वो अलग बात है कि आपको अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस क्लियर होगा उसके बाद वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को क्लियर किया जाएगा। तो आपका मे भी बहुत सारा सीजीएल एग्ज़ाम है या और भी अदर एग्ज़ाम पैरेलली चल रहा है, तो उसमें आपका बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो बहुत लोग इस डीवी स्किप भी करेंगे, लेकिन लगभग आपका अटेंडेंस 90 या 85 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा, उससे कम तो रहने का चांस नहीं है, ठीक है। मे बी ज्वाइनिंग में कुछ लोगों का अगर मान लिया जाए कि बहुत दूर का लोकेशन मिलता है, नॉर्थ ईस्ट या साउथ, ऐसे कुछ लोकेशन मिलता है, तो मे भी बहुत लोग ज्वाइन नहीं करें। तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा और आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो 1.5 साल तक वैलिड होगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका आईएमडी प्रेफरेंस लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो जो कैंडिडेट कैटेगरी के हैं और उनका सिलेक्शन यूआर से हो गया है, ठीक है, तो उनको मे बी ऐसा बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी होता है कि उनको जो प्रीफर्ड लोकेशन जो आप 5 पिछले बार तो 5 ही मांगा गया था, जो भी आप प्रीफर्ड लोकेशन डालेंगे उसमें आपको प्रीफर्ड लोकेशन मिलने का बहुत कम चांसेस रहेगा। क्योंकि आपका जो रैंक होगा यूआर में वो आपका लोअर होगा। जैसे कोई कैंडिडेट का मार्क्स बहुत अच्छा है और वो मतलब 146 के आसपास जो आपका कट ऑफ गया है,
तो आपका जो रैंक होगा वो मान लिया जाए कि 342 के आसपास होगा, तो आप यूआर में कंसिडर कर लिए गए हैं। अब कोई कैंडिडेट का रैंक 346 है और वो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इनका जो रैंक होगा वो ओबीसी में एक रैंक होगा या दो रैंक होगा इस तरह से, और आपका रैंक यूआर में 342 है, तो जो ओबीसी के कैंडिडेट है जो आपसे नीचे हैं तो उनको प्रीफर्ड लोकेशन मिल जाएगा और आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो लोग यूआर में कंसिडर हो गए हैं उनको थोड़ा लॉस हो जाएगा डेफिनेटली, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में ऐसा होते आ रहा है कि आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरह से रहता है, और इसके रिगार्डिंग मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईएमडी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।